गुड आफ्टरनून। हम लोग अपनी पीसीएस की क्लास चला रहे हैं और उसमें हमने पिछली 2-3 क्लासेस ली हैं। 2-3 क्लासों में हमने देखा हुआ है कि ज्योग्राफी का रिवीजन हमने किया था और ज्योग्राफी का रिवीजन में हमने पहली क्लास में प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा हुआ था, सोलर सिस्टम पढ़ा हुआ था। सेकंड स्टेज में हमने पढ़ा हुआ था विंड्स, पूरा विंड्स हमने क्लियर किया हुआ था और वहाँ हमने बात की थी विंड्स को कि कैसे विंड का फॉर्मेशन होता है। विंड में हम इसलिए रिवाइज आज करा रहे हैं क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है वो है साइक्लोन का, और साइक्लोन का पूरा मूवमेंट हम विंड से ही क्लियर करते हैं। विंड में अगर आप देखेंगे तो हमने बात किया था कि विंड क्या होते हैं, तो हमने आपसे बात की थी जो हॉरिजॉन्टल रोटेशन ऑफ या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मासेस इज कॉल्ड विंड। तो विंड एयर मास का हॉरिजॉन्टल रोटेशन होता है और हमने फिर आपसे बात की थी कि रोटेशन अगर कोई चीज कर रही है तो उस विंड को, उस एयर मास को, रोटेशन को, उसके डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को इफेक्ट करने वाले कुछ रीजन होंगे। तो हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके एयर मासेस को या विंड्स को। तो हमने उसमें देखा था, पहला था आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज आप वहां से देख सकते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पहला था, कोरियोलिस बल दूसरा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेशनल फोर्स और टेम्परेचर। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं और आपको ये जानना भी जरूरी है कि 5 ही चीजें ऐसी हैं जो विंड्स के डायरेक्शन को, स्पीड को, उसके मूवमेंट को रोटेट करती हैं या उसको अफेक्ट करती हैं या कंट्रोल करती हैं। फिर हमने इन्हीं 5 टर्म के बेस पे, 5 कंडीशन के बेस पे हमने देखा था कि कितने टाइप ऑफ विंड्स होती हैं। तो हमने आपसे बात किया था कि 3 टाइप ऑफ विंड्स होती हैं। पहला जिसको आप परमानेंट विंड्स बोलते हैं या प्राइमरी विंड्स बोलते हैं या प्रीवेलिंग विंड्स बोलते हैं, ये पहली विंड्स थी। दूसरा आपने देखा था जिसको हम सीजनल विंड्स बोलते हैं, सेकेंडरी विंड्स बोलते हैं। तीसरा हमारा था जिसको हम बोलते हैं कि टर्सरी विंड्स या लोकल विंड्स। इन तीनों के अपने क्राइटेरिया है, उसको हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट में हम डिस्कस करके निकलेंगे। जो प्रिवेलिंग विंड है या परमानेंट विंड है, उनको परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर पूरे ग्लोब पे फ्लो करती रहती हैं, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक। प्रिवेलिंग विंड का या परमानेंट विंड का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन फिक्स होता है, डेस्टिनेशन फिक्स होता है, और वो किस लैटिट्यूड में ट्रांसफर करेंगी, किस लैटिट्यूड में मूवमेंट करेंगी, उनकी सारी चीजें फिक्स होती हैं। इसीलिए उनको परमानेंट या प्रिवेलिंग विंड बोला जाता है। दूसरा सेकेंडरी विंड्स वो होते हैं जिनके डायरेक्शन और सोर्स ऑफ ओरिजिन फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वो रोटेट करेंगी एटमॉस्फेरिक डिफरेंस के बेस पे, ये क्लियर है, इसलिए उनको सेकेंडरी विंड्स बोला जाता है, जैसे अभी हम उसमें डिस्कस करेंगे आगे एग्जाम्पल के रूप में। तीसरा लोकल विंड्स होता है। लोकल विंड तब जनरेट होती हैं जब किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में इन 5 फैक्टर में से, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, टेम्परेचर, रोटेशनल फोर्स, इन 5 पार्ट के द्वारा अगर किसी लोकल एरिया में, पर्टिकुलर लोकल एरिया में कोई डिस्टर्बेंस होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर जैसी स्थिति क्रिएट होती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक विंड फ्लो करती है, और वो विंड चूंकि उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में फ्लो कर रही है, इसलिए उसको लोकल विंड्स बोला जाता है। इस तरीके के विंड्स का ना तो डायरेक्शन फिक्स होता है, ना सोर्स ऑफ ओरिजिन फिक्स होता है, ना तो ये फिक्स होता है कि इनके कब इनके आने का मोमेंट है, कब इनका टाइम है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ये किसी भी समय आ सकती हैं। ये डिपेंड ये करेगा कि उस लोकल एरिया में वो 5 पॉइंट जो विंड को अफेक्ट करते हैं उनका कंडीशंस क्या है। प्रीवेलिंग विंड में हमने 3 विंड आपकी बात की थी। पहला हमने बात किया था जिसमें आप बोलते हैं ट्रेड विंड, दूसरा हमने बात किया था वेस्टर्लीज, तीसरी बात हमने की थी पोलर विंड। ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। विंड का जो नाम है वो इस बेस पे पड़ता है कि विंड का ओरिजिन किस डायरेक्शन से हो रहा है। अगर विंड की ओरिजिन या विंड का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो वेस्ट से फ्लो कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, तो जहां उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है उसी सोर्स ऑफ ओरिजिन के नाम पे उसका विंड का नाम होता है। जैसे वेस्टर्लीज का मतलब क्या है कि विंड वेस्ट से स्टार्ट होगी और ईस्ट की तरफ जाएगी, तो वेस्टर्लीज। ईस्टर्लीज का मतलब होता है कि विंड ईस्ट से स्टार्ट होगी और वेस्ट की तरफ जाएगी। तो जो ट्रेड विंड है उसको ईस्टर्ली। तो
हम लोगों ने देखा था कि 3 टाइप ऑफ विंड्स थे। पहला प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड में 3 टाइप के विंड्स हैं, जिसको पहले को आप ट्रेड विंड या ईस्टर्लीज बोलते हैं, दूसरे को आप बोलते हैं वेस्टर्लीज, तीसरे को पोलर विंड। हमने आपसे बताया था कि विंड का जो नाम है वो जिस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है उस डायरेक्शन के बेस पे उस विंड का नाम रखा जाता है। आप ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज बोला जाता है, क्यों? क्योंकि आप इसको देखेंगे कि ये ईस्ट से स्टार्ट हो रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ईस्ट से स्टार्ट होने के कारण इसको ईस्टर्लीज बोला जाता है। ट्रेड विंड नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि एंशिएंट एरा में इस विंड के सहारे ट्रेड हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम ट्रेड विंड बोला गया है। दूसरा आप देखेंगे वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि आप इधर देखिए, वेस्टर्लीज वेस्ट से इसका स्टार्टिंग हो रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है, तो स्टार्टिंग वेस्ट में होने के कारण इसको वेस्टर्लीज बोला जाता है। तीसरी जो विंड है वो पोलर विंड है। पोलर विंड का मतलब क्या है? जिसका फॉर्मेशन पोल से होता है और वो सब पोल की तरफ मूव करती है, उसको पोलर विंड होता है। इन तीनों की डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में जारी किया था, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो विंड थी हमने उसको बोला था सेकेंडरी विंड या सीजनल विंड। इसमें मेनली आप देखेंगे 2 तरीके की होती है। पहला लैंड ब्रिजेज या सी ब्रिजेज, दूसरा होती है वैली ब्रिजेज या माउंटेन ब्रिजेज। इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पिछली क्लास में दे चुके हैं। लैंड ब्रिज जो है वो नाइट के समय चलती है और जो सी ब्रिजेज हैं वो दिन में चलती हैं। सेम कंडीशन आपको होती है वैली और माउंटेन ब्रिज में। जो वैली ब्रिजेज है वो डे में चलती हैं और जो माउंटेन ब्रिज होती है वो नाइट में चलती है। इस क्लास में मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो ये कैसे डे में चलती हैं, कैसे नाइट में चलती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, बारिश किससे होगी किससे नहीं होगी, ये सारे चीजों के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जो है वहां से आप देख सकते हैं। तीसरा जो हमने बोला था लोकल विंड। लोकल विंड में हमने आपसे कहा था कि लोकल विंड का फॉर्मेशन लोकल डिस्टर्बेंस के कारण होता है और जिस एरिया में जो डिस्टर्बेंस होता है उस एरिया के हिसाब से उस विंड का नाम पड़ता है। इसकी भी लिस्ट हमने वीडियो में जारी की हुई थी और पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। तो वो विंड जैसे चिनूक है, फान है, मिस्ट्रल है, बोरा है, ये सारे विंड्स हैं। लू है, जैसे लू इंडिया में चलती है गर्मियों के दिनों में, तो ये सारे के सारे आपके विंड हो जाएंगे। अब अगली जो हमारी क्लास है, आज की मेन क्लास, वो हम साइक्लोन पढ़ेंगे, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। और उसके लिए हमें पिछले विंड की जरूरत थी, इसलिए हमने उसको रिवीजन करा दिया। तो सबसे पहला हम आते हैं साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात का मतलब क्या है? चक्र का मतलब होता है सर्कुलर मोशन और वात का मतलब होता है एयर मासेस। तो वायु राशियों का गोल या एलिप्टिकल, आप यहां सर्कुलर, वात चक्र का मतलब आप सर्कुलर एलिप्टिकल लीजिए, अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चक्रवात का मतलब होता है वायु राशियों का सर्कुलर मोशन ऐसे सेंटर में जहां लो प्रेशर हो, यानी कि एयर मासेस का मूवमेंट अराउंड द लो प्रेशर एरिया इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज नोन एज साइक्लोन। तो साइक्लोन के लिए कंडीशन क्या है? पहली हमने आपको बताया, साइक्लोन के लिए पहली कंडीशन ये है कि एयर मास होनी चाहिए, एयर मास इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करनी चाहिए और एयर मासेस के जिस एरिया के इलिप्टिकल ऑर्बिट एरिया के चारों तरफ मूव कर रही हैं उस एरिया के सेंटर में कैसा होना चाहिए? प्रेशर लो प्रेशर होना चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब साइक्लोन आप समझ गए क्या होता है? एयर मासेस का रोटेशन है किसी लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं? दूसरा हमारा पोर्शन है टाइप्स ऑफ साइक्लोन। ये प्री की क्लास है, इसलिए हमें यहां बहुत शॉर्ट में निकलेंगे, वरना ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है साइक्लोन का। साइक्लोन 5 टाइप के होते हैं, वो पांचों डिपेंड करते हैं आइसोबैरिक प्रेशर पे, आइसोबैरिक लाइंस पे। ये पूरी क्लास साइक्लोन की ही चलती है 1.5-2 घंटा, लेकिन हमें चूंकि प्री के लिए पढ़ना है तो हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के पूरे बेसिस को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए प्री के बेस से निकलेंगे। तो थोड़ा तेज चलेंगे, आप इसको समझिए। और हालांकि ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में ऑफलाइन मोड में,
तो ऑनलाइन मोड में केवल हम आकर के रिवीजन की प्रक्रिया में आपको शामिल करेंगे। तो दो तरीके के साइक्लोन होते हैं। पहला आप जिसको आप बोलते हैं उष्णकटिबंधीय साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या इसको आप बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा साइक्लोन जो आपका है उसको आप बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन। तो दो तरीके के साइक्लोन आपके होते हैं, पहला ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट। हम यहां बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हुए क्विक रिवीजन के साथ चलेंगे। अभी हम आपको यहां दिखा रहे हैं साइक्लोन, हमने बता दिया क्या होता है, कितने टाइप का साइक्लोन है ये हमने आपको बता दिया। अब आप यहां देखिए, मैं इंडेक्स के माध्यम से क्विक रिवीजन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम देखते हैं ओरिजिन। कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन की ओरिजिन कहां होती है। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे ये कहा कि साइक्लोन के लिए मैंडेटरी ये है कि सेंटर में लो प्रेशर हो और उसके बाहर हाई प्रेशर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि साइक्लोन के लिए मैंडेटरी है, साइक्लोन उसी एरिया में आएगा जिस एरिया में सेंटर में एक लो प्रेशर हो और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर क्रिएट हो। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और तभी साइक्लोन वहां आएगा। और आपको हमने कल बताया था कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो पूरे ग्लोब पे, अभी हमने आपको यहां ग्लोब बनाया है, आप इसको ग्लोब को देखिए। पूरे ग्लोब को आपको केवल दो एरिया ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जहां सेंटर में लो प्रेशर है और जिसके चारों तरफ जैसे आप उसके एरिया से बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो उन्हीं दो एरिया में ही आपको साइक्लोन दिखाई पड़ेंगे। पहला एरिया आप देख रहे होंगे जो इक्वेटर पे या ट्रॉपिकल रीजन पे पड़ रहा है। एक लो प्रेशर आपको ट्रॉपिकल रीजन पे मिलेगा, दूसरा लो प्रेशर आपको सब पोलर रीजन पे मिलेगा। और सब पोलर रीजन को अगर हम टेम्परेचर बेल्ट में कन्वर्ट करें तो उसी सब पोलर रीजन को हम शीतोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं। तो पहला है लो प्रेशर कहां क्रिएट हो रहा है, 10 डिग्री के आसपास, और हाई प्रेशर कहां क्रिएट हो रहा है, दोनों नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 to 35 डिग्री, साउदर्न हेमिस्फीयर में 30 to 35 डिग्री। इसका मतलब यह है कि पहला जो साइक्लोन आएगा वो आएगा कौन से एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में साइक्लोन आएगा। और ये कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन है। ये कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में लो प्रेशर के कारण जो साइक्लोन फॉर्मेट हो रहा है, जिस साइक्लोन का फॉर्मेशन ट्रॉपिकल एरिया के लो प्रेशर के कारण हो रहा है, उसका साइक्लोन को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर के आसपास आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर के 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर के बीच में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका जो ओरिजिन है वो है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ लो प्रेशर कैसे हुआ, हाई प्रेशर कैसे हुआ। ये भी क्लास हमने ऑफलाइन पढ़ा दिया है और इस क्लास की पिछली वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि आखिर ये लो प्रेशर हाई प्रेशर कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वहां समझा चुका हूं। तो पहला जो साइक्लोन आएगा वो ट्रॉपिकल एरिया में आएगा ड्यू टू लो प्रेशर ट्रॉपिकल एरिया में, और वो होगा 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर के 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में। तो ट्रॉपिकल एरिया में आने के कारण इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन। सेम कंडीशन आपको बन रही है सब पोलर एरिया में। सब पोलर एरिया यानी कि 60-65 डिग्री के आसपास आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, लो प्रेशर। और ये लो प्रेशर वाला एरिया अगर आप टेम्परेट जोन में बांटेंगे तो इसको टेम्परेट एरिया या शीतोष्ण कटिबंध एरिया बोलते हैं। तो दूसरा साइक्लोन आपका दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा
इस एरिया में। तो इसका मतलब यह है कि शीतोष्ण कटिबंध के लो प्रेशर के कारण, टेम्परेट जोन में लो प्रेशर के कारण जो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए उसको टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधी साइक्लोन बोलते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। इसको 30-35 डिग्री नॉर्थ साउथ कर दीजिए, इसी किसी बीच में आ रही है, नॉर्थ एंड साउथ। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहां हमने एक डायग्राम आपको बनाया है। इस डायग्राम के हिसाब से आप केवल अगर डायग्राम याद रखेंगे तो आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछे, मैं पूछूं कि बताइए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और जो टेम्परेट साइक्लोन है, दोनों साइक्लोन के डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ डिफरेंस ही पढ़ाता जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइक्लोन को लेकर के, वो डिफरेंस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पूरी पढ़ाई के दौरान आप इस चीज को मेंशन कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कहीं, कि जहां कहीं भी पूरे सब्जेक्ट में टर्निंग पॉइंट आता है, वहीं उसी टर्निंग पॉइंट से आयोग हमेशा क्वेश्चन बनाता है। हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे एक सीरीज में पढ़ते हुए चले जाते हैं, साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है, साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, लेकिन जब कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कंपेयर करने वाली चीजें हों या कोई टर्निंग पॉइंट वाली चीजें हों, तो हमेशा वहां कोई ना कोई कीवर्ड छुपा होता है। उसी कीवर्ड से यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन बनाती है, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं यहां फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा इनका है कि डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए कैसे होंगे। अगर मैं इन जनरल बात करूं आपसे, इन जनरल बात करूं कि सिंपल सा बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन कैसा होगा और टेम्परेट साइक्लोन का डायरेक्शन कैसा होगा। तो आप देखिए, ये कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है। यहां कौन सा साइक्लोन बन रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है। और यही एरिया ट्रेड विंड का भी है। और ट्रेड विंड कहां से मूव कर रही है, ट्रेड विंड मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसका मतलब यह है ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस एरिया में जो साइक्लोन बनेगा इस विंड के कारण बनेगा, और इस विंड का मूवमेंट कहां है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब है कि इस एरिया में अगर साइक्लोन आएगा तो उस साइक्लोन को ये विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कराएगी। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हो, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उसकी डायरेक्शन इन जनरल होती है ईस्ट टू वेस्ट। दूसरी बात, अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन का एरिया कौन सा है। टेम्परेट साइक्लोन का एरिया आप देखिए, ये वाला एरिया है, सब पोलर और सब ट्रॉपिकल के बीच का एरिया है। और यही एरिया है जो वेस्टर्लीज एयर का है। और वेस्टर्लीज एयर कहां फ्लो कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसका मतलब है कि इस एरिया में जो साइक्लोन आएगा उस साइक्लोन का डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो विंड फ्लो कर रही है वो वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है, और वेस्टर्लीज के कारण यहां साइक्लोन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस टेम्परेट रीजन में जो भी साइक्लोन आएगा, यानी कि इस टेम्परेट साइक्लोन को वेस्टर्लीज वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कराएगी। तो इसका मतलब यह है कि इन जनरल टेम्परेट साइक्लोन का डायरेक्शन कैसा होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो साइक्लोन है उनके लिए कंडीशन और है। वो कंडीशन ये है कि साइक्लोन आने के लिए जो सरफेस होना चाहिए, सबसे आइडियल सरफेस है वो माना जाता है कौन सा, सी सरफेस। और ऐसा सरफेस, ऐसा समुद्री एरिया, ऐसा समुद्री सतह, ऐसा ओशियानिक रीजन जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो। अब यहां एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि जो साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो दोनों हेमिस्फीयर में आते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन है वो मोस्टली आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका रीजन ये है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो वेस्टर्लीज के एरिया में आते हैं, और हमने आपको पढ़ाया था
कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया के बहुत ज्यादा होने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया के ज्यादा होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले जो छोटे छोटे सी एरियाज हैं वहां प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंस के बहुत ज्यादा होने के कारण आते हैं। लेकिन जैसे आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आपको मैप देखेंगे तो लैंड एरिया बहुत ही कम है, सी एरिया बहुत ज्यादा है, और सी एरिया के बहुत ज्यादा होने से वहां प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस बहुत मिनिमम होता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तुलना में सदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट साइक्लोन है नहीं के बराबर आते हैं। इसलिए इन जनरल हम आपसे बात करेंगे तो बोलेंगे जो टेम्परेट साइक्लोन है वो केवल कहां आते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमने आपसे बोल दिया इन जनरल कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, और जो टेम्परेट साइक्लोन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, और टेम्परेट साइक्लोन केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में आता है। इसलिए हमें जानना जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होती है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेनेटरी रूल। तो अभी आप देखिए हमने क्या कहा, इन जनरल कैसे मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट, और ईस्ट से जो वेस्ट है वो डायरेक्शन प्लेनेटरी रूल के अपोजिट है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यह है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर मूव करेगा इसका उल्टा यानी कि क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगा क्लॉकवाइज, और इन जनरल मूव करेगा ईस्ट टू वेस्ट। दो बातें हमें समझ में आ गई। अब तीसरी बात हमें यह समझनी होगी कि ये जो साइक्लोन है, इन साइक्लोन को, दोनों साइक्लोन टेम्परेट और जो आपका ट्रॉपिकल है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर्कुलर होते हैं या इलिप्टिकल होते हैं या कोई और टाइप का होते हैं? तो आप अगर पढ़े होंगे, हमने पिछली क्लास पढ़ाया भी है, तो आप देखे होंगे कि जो साइक्लोन होते हैं वो मेनली दो उनका स्ट्रक्चर होता है, एक इलिप्टिकल होता है, दूसरा वी शेप का होता है। और ये दोनों स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं कि जिस रीजन में साइक्लोन आ रहा है उस रीजन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसा है, आइसोबारिक लाइंस कितनी है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब आइसोबार्स लाइन बहुत पास पास होंगी, इसका मतलब जो विंड है, जो एयर मास है, उसका जो मूवमेंट होगा बहुत ज्यादा होगा, और डाइवर्जन बहुत ज्यादा होंगे। तो बहुत ज्यादा डाइवर्जन होने के कारण वहां जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इलिप्टिकल स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम है इसका मतलब यह है कि आइसोबार लाइन बहुत दूर दूर होंगी, इसका मतलब है एयर का मूवमेंट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब वहां इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी कम होगी। इसका मतलब है ऐसे जगह पे कैसा शेप बनेगा? वी आकार का शेप बनेगा। अब आप आइए, समझ गए ना आप? इलिप्टिकल शेप हो, साइक्लोन का दो ही शेप होगा, या तो इलिप्टिकल या तो वी शेप। इलिप्टिकल तब होगा जब एयर मास का मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। एयर मास का मूवमेंट कब ज्यादा होगा? जब आइसोबार लाइंस बहुत ज्यादा होंगी। आइसोबार लाइंस बहुत ज्यादा कब होंगी? जब वहां प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा, प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस बहुत ज्यादा कब होगा? जब उस एरिया में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। इसके उल्टा आइए, साइक्लोन का वी शेप कब बनेगा? साइक्लोन का वी शेप तब बनेगा जब एयर मास का रोटेशन और मूवमेंट कम हो। एयर मास का रोटेशन और मूवमेंट कब कम होगा? जब आइसोबार लाइंस कम हो और बहुत दूर दूर हो। आइसोबार लाइंस बहुत कम होंगी, बहुत दूर दूर कब होंगी? जब उस एरिया में प्रेशर ग्रेडियंट
डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत कम हो। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या डिफरेंस बहुत कम कब होगा? जब उस एरिया में टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। इतनी बात समझ गए? आइए, ये कौन सा एरिया है? ये ट्रॉपिकल एरिया है। ये ट्रॉपिकल एरिया है। यहां सनरेज कैसी पड़ेंगी? यहां सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी। सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी तो यहां सनरेज का स्कैटरिंग बहुत कम होगा। स्कैटरिंग बहुत कम होगा तो इस एरिया में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी। हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा होगा। आइसोबार लाइंस बहुत ज्यादा होंगी। आइसोबार लाइंस बहुत ज्यादा होंगी तो बहुत पास पास होंगी। बहुत पास पास होंगी तो एयर का रोटेशन बहुत ज्यादा होगा। एयर का रोटेशन बहुत ज्यादा होगा तो यहां इलिप्टिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि इस एरिया में, कौन से? ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाले साइक्लोन का जो स्ट्रक्चर है वो इलिप्टिकल होगा। क्लियर है? तो इनका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इनके शेप की बात करें तो ये होंगे इलिप्टिकल। इलिप्टिकल कैसे होंगे हमने आपको बता दिया। दूसरा हमने क्या कहा? वी शेप के होंगे। वी शेप कब होंगे बताया। अब ये कौन सा एरिया है? सब ट्रॉपिकल और सब पोलर के बीच का एरिया है। इस एरिया में सन रेज कैसी होंगी? परपेंडिकुलर पड़ेंगी। सन रेज परपेंडिकुलर पड़ेंगी तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगी तो उनका स्कैटरिंग भी बहुत ज्यादा होगा। स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होंगे। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ हीट एनर्जी कम जनरेट होगी। हीट एनर्जी कम जनरेट होगी तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो ट्रॉपिकल के रिस्पेक्ट में यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम होगा तो आइसोबार लाइंस कम होंगी। आइसोबार लाइंस दूर दूर होंगी और यहाँ जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? वी शेप। इसका मतलब है कि जो साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन है, वो कैसे बनते हैं? वी शेप के होते। तो अभी तक हमने साइक्लोन का ओरिजिन पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया, शेप पढ़ लिया, लैटिट्यूडनल इनका एक्सपेंशन पढ़ लिया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप अक्सर देखते होंगे कि जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है यानी कि बे ऑफ बंगाल का एरिया, वहां साइक्लोन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है और ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। और अभी हमने आपको बताया ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। यही रीजन है कि इंडिया के वे ऑफ बंगाल पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन पाए जाते हैं। और ये जैसे जैसे आप बे ऑफ बंगाल से गुजरात की तरफ मूव करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। और यही रीजन है कि अगर डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर जो है जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है उस पर ज़्यादा आता है और जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं वो कम होता जाता है। अब हम अगर बात करें कि बारिश किस साइक्लोन में होगी, कैसी होगी, तो जनरल सी बात है कि साइक्लोन में बारिश अक्सर होती है। डिपेंड ये करता है कि कौन से साइक्लोन में बारिश कैसी होगी। हमने आपसे क्या कहा कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा उस एरिया की हवा बहुत ज्यादा गर्म होगी। बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हवा गर्म होगी, जल्दी जल्दी गर्म होगी, जल्दी जल्दी ऊपर उठेगी, जल्दी जल्दी ठंडा होगी और जल्दी जल्दी उसका कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन होने से जो एयर है अपने अंदर रखे हुए जो एक्स्ट्रा वाटर है उनको बाहर रिलीज कर देगी। हमने आपको जब टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर वाला एरिया पढ़ाया था ग्लोब पे तो हमने आपसे बात किया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में सन रेज डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में जो टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल रीजन में हमने आपसे बताया था कि दिन में 12 बजे तक बहुत अच्छी खासी धूप होती है। 2 बजे तक अच्छी खासी धूप होती है। 2 से 4 के बीच में बारिश होती है और बारिश बहुत तेज होती है, बहुत घनघोर बारिश होती है। इससे डिजास्टर बहुत ज्यादा होता है और 4 बजे के बाद फिर वहां ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये देखिए
जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। ट्रॉपिकल रीजन में आने के कारण यहाँ एयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा। एयर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उठेगी, बहुत जल्दी ठंडी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उठने से ठंडी होगी। ठंडी होकर के उसके अंदर जो कंडेंसेशन प्रक्रिया से एक्स्ट्रा वाटर उसको वो बाहर निकाल देगी। इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो बारिश होगी वो कम समय के लिए होगी, लेकिन बहुत ह्यूज मात्रा में होगी, ह्यूज अमाउंट में होगी। इसलिए इस एरिया में जो डिजास्टर है वो ज़्यादा होगा। तो अगर रेनफॉल की बात करें तो इस एरिया में जो रेनफॉल होगा वो हैवी होगा, हैवी रेनफॉल होगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन इससे डिजास्टर बहुत ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन में सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर पड़ता है। उस रीजन में हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठेंगी, धीरे धीरे गर्म होंगी, धीरे धीरे ऊपर उठती हैं, धीरे धीरे उसमें कंडेंसेशन होता है और वहां वर्षा रुक रुक के होती है, कम होती है, लेकिन वहां वर्षा लॉन्ग समय के लिए होती है और बौछार के रूप में होती है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेट जोन में जो साइक्लोन पड़ेगा उस साइक्लोन में भी बारिश होगी, रेनफॉल होगी, लेकिन वो रेनफॉल कैसी होगी? स्लो होगी और ह्यूज अमाउंट में नहीं होगी। यहाँ डिजास्टर कम आएंगे। तो यहाँ भी रेनफॉल होगी लेकिन स्लो मोशन में होगी। और मैक्सिमम टाइम तक होगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, जो स्टर्लीज हैं या जो ट्रेड विंड हैं, इस एरिया में आने वाला जो साइक्लोन है वो डिपेंड करता है कि इस एरिया में सनरेज कैसी है। इस एरिया में सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। यही रीजन है कि सनरेज के डायरेक्ट पड़ने के कारण इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस टेम्परेचर के ज़्यादा होने से हम इस एरिया में आने वाले साइक्लोन का ये अंदाजा नहीं लगा पाते, ये पॉसिबिलिटी हम नहीं ढूंढ पाते कि कब साइक्लोन जनरेट होगा, कब साइक्लोन नहीं जनरेट होगा। ये डिपेंड करता है उस कंडीशन में, वहाँ सनरेज से पड़ने वाले सनरेज के इंक्लाइनेशन से, वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट से, रोटेशन ऑफ एयर से, टेम्परेचर से। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उस ट्रॉपिकल साइक्लोन के आने का जो समय है या जो उसके आने का जो पूर्व सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको जान पाना पॉसिबल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेट साइक्लोन के। टेम्परेट साइक्लोन को आप पता कर सकते हैं, उनका हम ज्ञान है, उनको हम जान सकते हैं कि उनके आने का समय क्या होगा या उनके आने के पूर्व सूचना हम गेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका इंफॉर्मेशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। टेम्परेट साइक्लोन का आने का समय हम जान सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोन के आने का कोई समय है या नहीं, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनके आने का जो समय है अक्सर अगस्त से अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन के आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मेनली विंटर सीजन में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन दिखाई पड़ जाएंगे। आप देखते होंगे वे बंगाल में अगस्त से अक्टूबर में जब मानसून का एरिया चल रहा होता तो उस समय साइक्लोन की संख्या मैक्सिमम होती है। तो इस बेस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका समय अगस्त से अक्टूबर के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्सर आते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हम कोई डिफाइंड डेट नहीं ले सकते। लेकिन ये है कि विंटर सीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन आपके दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें टाइम ऑफ ओरिजिन की, तो ये जनरली अगस्त से अक्टूबर के बीच में दिखाई पड़ते हैं। और जो टेम्परेट होते हैं इनका कोई फिक्स डेट नहीं होती,
लेकिन इन जनरल ये विंटर सीजन में दिखाई पड़ते हैं। अगली बात ये है, आप इधर देखिए, अगर आप सब पोलर रीजन में देखेंगे या इसी को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में आप देखेंगे तो एक हाई प्रेशर इसके ऊपर, एक हाई प्रेशर इसके नीचे। इसका मतलब ये है कि टेम्परेट जोन में दो एयर एक दूसरे के फ्रंट पे होती हैं। तो जिस एरिया में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एयर एक दूसरे के फ्रंट बनाती हैं उसको फ्रंट जोन बोलते हैं, एयर फ्रंट बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है। लेकिन आप अगर इधर देखिए ट्रॉपिकल एरिया में कोई फ्रंट नहीं बन रहा है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया का जो ये रीजन है 10 डिग्री से नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ये इतना गर्म है कि इस एरिया में जैसे ही कोई एयर आती है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो शांत पेटी की तरह पीसफुल एरिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर के बहुत अधिक होने के कारण कोई भी एयर यहाँ टिक नहीं पाती, जैसे यहाँ आती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो इस एरिया में पूरे एयर का मूवमेंट नहीं होता है और यहाँ किसी भी प्रकार का फ्रंट नहीं बनता है। इसका मतलब यह है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके लिए फ्रंट का होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में आप दिख रहा है, टेम्परेट साइक्लोन तभी बनेगा जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ एयर एक दूसरे के सामने फ्रंट बना रही हूं। इसका मतलब यह है कि टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपको याद होगी पिछली क्लास, तो हमने कुछ डोल्ड्रम पेटी का नाम लिया था, पीसफुल सेल्स के नाम लिए थे, और हमने कहा था पीसफुल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एरिया 5 डिग्री नॉर्थ तो 5 डिग्री साउथ का एरिया ऐसा है जिसको डोल्ड्रम पेटी या पीसफुल एरिया बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया में सन रेज डायरेक्ट पड़ती है और सन रेज के डायरेक्ट पड़ने से यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि दोनों हाई प्रेशर से आने वाली एयर जैसे इस एरिया में पड़ती है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने से इस पूरे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ एरिया में एयर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। किसी भी प्रकार के मूवमेंट के ना होने के कारण इसे शांत पेटी या पीसफुल सेल बोलते हैं। लेकिन डोल्ड्रम इसलिए बोलते हैं, अक्सर आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब कहीं आप दूर देखते हैं, अक्सर दोपहर के समय 12 से 2 के बीच में, तो आपको दूर का एरिया हिलते हुए नजर आता है, डोल्ड्रम की तरह नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि उस एरिया में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, कुछ टेम्परेचर के ज्यादा होने से हीट वेव जनरेट होती है, और वो हीट वेव उस एरिया को हिलाती हुई डोल्ड्रम की तरह नजर आती है। तो आप बोलते हो कि लगता है कि यहाँ कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है। सेम कंडीशन यहां भी होती है। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ एयर तो नहीं होती, लेकिन हीट वेव इतनी ज्यादा होती है कि हीट वेव के कारण ये एरिया पूरा इसी तरह फ्लक्चुएशन की तरह नजर आता है। इसलिए इसको डोल्ड्रम पेटी भी बोला जाता है। तो डोल्ड्रम पेटी है, हीट बहुत ज्यादा है तो फ्रंट नहीं बनेगा। ये एरिया है, यहां फ्रंट बनेगा तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ एयर आके मूव करेंगी, फ्रंट बनने के कारण ही यहां क्या बनेगा, टेम्परेट साइक्लोन आएगा। तो इसका मतलब है कि फ्रंट बनेगा या नहीं। अगर हम फ्रंट की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं बनेगा, लेकिन टेम्परेट में फ्रंट बनेगा। इतनी बात समझ गए आप। तो ये आपका पूरा का पूरा साइक्लोन रहा जो हमने आपको समझा दिया। इतना ही पढ़ना है, एग्जाम में इतना ही आने वाला है। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा, जो एग्जाम पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ साइक्लोन, तो हमने आपको बता दिया। कुछ साइक्लोन के पर्टिकुलर नाम हैं, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ये सारे साइक्लोन के नाम हैं। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, इस पे आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनने थे मेन, अगर 4 क्वेश्चन बनने हैं तो 3 क्वेश्चन आपको यहां से बनने हैं। चौथा ऑप्शन कहीं से आपको पूछा जा सकता है, तो वही किसी साइक्लोन का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये साइक्लोन किस एरिया में आता है। उसके लिए आप पीडीएफ क्वेश्चन कर दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो हमने आपको साइक्लोन पढ़ा दिया। साइक्लोन क्या होते हैं, एयर मासेस का इलिप्टिकल या सर्कुलर या वी शेप में मूवमेंट किसी पर्टिकुलर फोकस के चारों तरफ, उस फोकस में कैसा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। दूसरा बात है कि सी सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 2 टाइप के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट एरिया में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया है 10 डिग्री
नॉर्थ साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर। टेम्परेट साइक्लोन का एरिया है 30 to 65 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर इन जनरल डायरेक्शन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट, क्योंकि ये ट्रेड विंड या ईस्टर्लीज के एरिया में आते हैं और इनका मूवमेंट होगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ। टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो ये वेस्टर्लीज एरिया में आते हैं, इनका मूवमेंट होगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर हम हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है क्लॉकवाइज। अगले बात हम करें कि इनका शेप कैसा होगा, तो हमने कहा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा इनका शेप इलिप्टिकल होगा और जो टेम्परेट साइक्लोन होगा इनका जो शेप होगा वो वी साइज का होगा। ये हमने कैसे होगा पिछली क्लास अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। रेनफॉल की बात करें तो हमने कहा दोनों साइक्लोन में रेनफॉल आते हैं। इन जनरल साइक्लोन में रेनफॉल होता ही होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें रेनफॉल कम समय के लिए होगा लेकिन ह्यूज अमाउंट में होगा और यहाँ डिजास्टर आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जो टेम्परेट साइक्लोन होंगे उसमें रेनफॉल उसमें भी होगा लेकिन स्लो मोशन में होगा और यहाँ लॉन्ग टाइम तक के लिए होगा, यहाँ डिजास्टर विथ रिस्पेक्ट टू कम आएंगे। अगर हम टाइम जोन की बात करें कि किस टाइम जोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे तो हमने कहा अगस्त से अक्टूबर के बीच में जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। टेम्परेट साइक्लोन का कोई डायरेक्शन कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन इन जनरल विंटर सीजन में आपके ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन देखे जाते हैं। फिर हमने आपसे बात किया कि फ्रंट कहां बनेंगे, तो हमने कहा फ्रंट ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट बनते हैं। क्यों, उसका रीजन हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। तो ये पूरा एरिया था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको साइक्लोन पता खत्म किया। अब एक छोटा सा इसमें टॉपिक और है, वो है एंटी साइक्लोन। तो इसको भी हम एक डायग्राम से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देते हैं। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, नाम से पता है साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन। हमने आपसे क्या कहा, साइक्लोन के सेंटर में कैसा होता है लो प्रेशर, और आप कह रहे हो एंटी साइक्लोन यानी कि साइक्लोन का उल्टा। तो एंटी साइक्लोन के सेंटर में कैसा होगा, हाई प्रेशर। बस सिंपल सी बात है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। दूसरा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इन जनरल डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन चलता है एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में चलता है क्लॉकवाइज। इस रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो साइक्लोन का उल्टा है एंटी साइक्लोन वाइज। इसका मतलब है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन चलेगा क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन, तो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का है। तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन आपका खत्म हुआ। अब अगली क्लास हम लोग करेंगे थोड़ा सा करंट का है, नोबेल प्राइज 10 मिनट बाद।